अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर उस्मान अली और आप देख रहे हैं फ्री होमी केयर चैनल, जहां हम बात करते हैं इंसानी सेहत, कुदरती इलाज और होम्योपैथिक के असूलों पर मबनी शिफा के बारे में। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं बज़ाहिर तो ये आम सी लगती है, मगर हकीकत में इंसान की जिंदगी के हर पहलू पर असरअंदाज होती है। चाहे वो स्कूल में बच्चा हो, दफ्तर में बैठा कोई नौजवान हो या किसी सोशल महफिल में बैठा कोई शख्स हो। जब अचानक से इसके चेहरे पर झटके आए, आवाज निकले या कोई भी बॉडी पार्ट खुद से हिले तो लोग हैरान रह जाते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है। वो खुद नहीं कर रहा होता, उसे खुद ब खुद हो रहा होता है उसके साथ। यही है टिक डिसऑर्डर। व्हाट इज टिक डिसऑर्डर? टिक बीमारी क्या है? टिक बीमारी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, यानी दिमाग और असाब के निजाम की खराबी, जिसमें जिस्म के कुछ हिस्से बार बार अचानक या बेख्तियार हरकत करते हैं या कुछ आवाजें पैदा करते हैं जिन्हें मरीज खुद नहीं रोक सकता। ये हरकत मास्कुलर टिक्स और आवाजें वोकल टिक्स कहलाती हैं। ये बीमारी अमूमन बचपन या अर्ली टीनेजर ईयर्स में जाहिर होती है और बाज़ औक़ात ये उम्र के साथ कम हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस में ये पर्सिस्टेंट टिक डिसऑर्डर बन जाती है। मतलब यह है कि ये खत्म नहीं होती, ये ताहयात फिर चलती है अगर इसका इलाज ना करवाया जाए। अब बात करते हैं काजेज ऑफ टिक डिसऑर्डर, यानी इसकी वजूहात क्या है। सवाल ये पैदा होता है कि ये बीमारी आखिर होती क्यों है। नंबर 1 पर है जेनेटिक फैक्टर्स, विरासती। अगर खानदान में किसी को टिक डिसऑर्डर या टूरेट सिंड्रोम रहा हो तो बच्चों में इसके इम्कान ज्यादा हो जाते हैं। नंबर 2 पे जो उसका काज है वो है न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस। दिमाग में मौजूद कीमियाई मादे नोराडोनिन, सेरोटोनिन, डोपामीन वगैरह का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। खास तौर पर डोपामीन ओवर एक्टिविटी मरीजों में देखी गई है। नंबर 3 पर जो इसकी बड़ी वजह है वो है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। जज्बाती दबाव, डर या तनाव टिक की शिद्दत को बढ़ा देते हैं। नंबर 4 पर जो बड़ी वजह है वो है चाइल्डहुड इन्फेक्शन एंड टॉक्सिन। बाज बच्चों में स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद ऑटो इम्यून रिएक्शन के नतीजे में टिक शुरू हो जाती है। 5वें नंबर पर जो काज है वो है स्लीप डिप्रीवेशन एंड पुअर डाइट। नींद की कमी, गैर मुतवाज़न खुराक भी दिमाग में इरिटेबिलिटी पैदा करती है, जिससे टिक हो सकती है। अब बात करते हैं टिक की अक़साम कितनी है। टिक अमूमन 2 किस्म की होती है। नंबर 1 पे है मोटर टिक्स। ये जिस्मानी हरकतों पर मबनी है, जैसे आंखों का बार बार झपकना, चेहरा बिगाड़ना, कंधे उचकाना, गर्दन या कंधों को बार बार हिलाना, होंठों या नाक की हरकत। नंबर 2 जो इकसाम है वो है वोकल टिक्स। ये आवाजों के मुतल्लक है, गला साफ करना, खांसना, चीखना या बार बार एक ही आवाज निकालना, बाज़ औक़ात किसी एक ही लफ्ज को दोहराना या जुमले को दोहराना। अगर दोनों इकसाम मोटर और वोकल टिक्स एक साथ हो और कम से कम 1 साल से हो तो इसे टॉर्टल सिंड्रोम कहा जाता है। अब बात करते हैं इसकी तशखीस के बारे में। डायग्नोस कैसे होता है ये? अमूमन इसकी तशखीस क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन से होती है, यानी डॉक्टर मरीज के बिहेवियर, मूवमेंट और ड्यूरेशन को देखता है। किसी MRI या ब्लड टेस्ट से इस बीमारी की तशखीस नहीं होती। अलबत्ता अगर शुबा हो कि दिमाग में कोई और भी मसला है तो न्यूरोलॉजिकल एवोल्यूशन की जाती है। अब बात करते हैं वीडियो के सबसे अहम हिस्से की, यानी होम्योपैथिक इलाज। इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है? होम्योपैथिक में टिक बीमारी का इलाज सिर्फ अलामात को दबाने के लिए नहीं, बल्कि मरीज की शख्सियत, जहनी कैफियत, जज्बाती हालत और जिस्मानी अलामात को मद्देनजर रखकर किया जाता है, यानी इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट। नंबर 1 पर जो दवा है वो है अगैरिकस। ये दवा इन मरीजों के लिए मुफीद है जिन्हें चेहरे, आंखों और जुबान पर जर्किंग मूवमेंट्स होती हैं। चेहरा बार बार खिंचता है और मरीज खुद इन झटकों को नहीं रोक सकता। बच्चों में प्लेफुल इरिटेबिलिटी और अनकंट्रोल्ड लाफ्टर भी हो सकता है। अगैरिकस 200 के 2 ड्रॉप दिन में 2 दफा दें। नंबर 2 पर जो मेडिसिन है वो है जिंकम मेट। ये दवा इन मरीजों के लिए मुफीद है जो नर्वस एग्जीक्यूशन का शिकार हो, बहुत ज्यादा दिमागी थकन, स्कूल या दफ्तर के बाद जहनी तनाव की वजह से टिक शुरू हो जाए। जिंकम मेट 30 के 15 ड्रॉप रात को सोते हुए इस्तेमाल करें। नंबर 3 पर है क्यूप्रम मेटिलिकम। जब टिक शदीद झटकों की शक्ल इख्तियार कर जाए, खासतौर पर चेहरे, गर्दन या बाजुओं में, तो ये दवा बहुत कारआमद है। क्यूप्रम मेटिलिकम 200 के 10 ड्रॉप हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें। 4 नंबर पर जो दवा है वो है स्ट्रामोनियम। ऐसे मरीज जो खौफ या डर की वजह से टिक का शिकार हो या जिन्हें नाइट टेररस हो तो ये दवा बेहतरीन काम करती है। स्ट्रामोनियम 30 के 15 ड्रॉप दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। 5वें नंबर पर जो दवा है वो है हायोसाइमस नाइग्रा। अगर टिक के साथ हाथों में बेरबती या शरारत शामिल हो या मरीज के जिस्म के हिस्से खुद ब खुद हरकत करें तो हायोसाइमस बेहतरीन दवा है। हायोसाइमस 200 हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें। याद रखें, होम्योपैथी का दवायात मरीज की कंडीशन और जहनी हालत के मुताबिक होती हैं, तो इसलिए जरूरी है कि कोई भी होम्योपैथिक का दवायात इस्तेमाल करने से पहले किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा जरूर करें, खुद से मेडिसिन ना लें। अब बात करते हैं इलाज कितना अरसा जारी रह सकता है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। अगर टिक का मसला नया है या 3 माह से ज्यादा नहीं हुए आपको ये बीमारी लगे हुए
تو 2 سے 3 ماہ ریگولر میڈیسن استعمال کرنے سے بہتری آ سکتی ہے۔ اگر کرونک کیس ہے، پرانا مسئلہ ہے، تو آپ کو 6 سے 12 ماہ لگ سکتے ہیں، مگر مریض 2 سے 3 ہفتوں میں کافی فرق محسوس کرنا شروع کر دے گا۔ مکمل ٹھیک کرنے کے لیے آپ سے 6 سے 12 ماہ میڈیسن ریگولر استعمال کرنی چاہیے۔ ہومیوپیتھک علاج میں کنسسٹنسی بہت اہم ہے۔ ادویات کو باقاعدگی سے لینا چاہیے اور نیند پوری کرنی چاہیے، اور ذہنی دباؤ کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ احتیاطی تدابیر بھی آپ کو ساتھ کرنی چاہیے۔ کیفین، چائے اور کولڈ ڈرنکس کو مکمل بند کر دیں۔ نیند پوری کریں، کم سے کم 7 سے 8 گھنٹے روزانہ سوئیں۔ اسکرین ٹائم، موبائل، ٹی وی، گیمز محدود کریں۔ جذباتی دباؤ سے بچیں، روزانہ ورزش کریں۔ والدین بچوں پر غیر ضروری بوجھ نہ ڈالیں۔ تو پیارے ناظرین، ٹک ڈس آرڈر کوئی لا علاج مرض نہیں ہے۔ ہومیوپیتھی کے پاس ایسے مریضوں کے لیے قدرتی، محفوظ اور دیرپا علاج موجود ہے، جس سے نہ صرف جسمانی جھٹکے ختم ہوتے ہیں بلکہ مریض کا کانفیڈنس بھی واپس آتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون بھی ضروری ہے، کیونکہ دماغ ہی جسم کے ہر حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر آپ یا آپ کے کسی پیارے کو کوئی ایسا مرض ہے تو اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ آپ سب کو صحت، سکون اور اطمینان عطا کرے۔ اللہ حافظ۔